जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक न्यू एडिशन का, जिसमें चल रहा है फिजिक्स। और ये जो एक्सरसाइज है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, 5वां एक्सरसाइज है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे होगे देख लें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है यहाँ का, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? घन आवेशित। घन आवेशित। आंसर है बी। छड़ क्या हो जाता? धन आवेशित हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मीन्स धातु का जो उसका रासायनिक गुण होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और चालकता किसी भी वस्तु का रासायनिक गुण ही होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान भी क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। अगर उसको आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। समान आवेश में क्या होता है? मतलब धनायन और धनायन में क्या होगा? विकर्षण होगा। ऋण आयन और ऋण आयन में क्या होगा? विकर्षण होगा। तो समान आवेश में क्या हो जाएगा? विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। जब एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनेट की छड़ पे क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। एबोनेट का छड़ क्या होगा? ऋण आवेशित होगा, जबकि कांच का छड़ क्या हो रहा था? धन आवेशित हो रहा था। वस्तुओं का आवेशन, वस्तुओं का आवेशन उसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इसका मैंने जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बाहरी कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और उसी पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो किसका स्थानांतरण होगा? इलेक्ट्रॉन का। आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सेंटर में आ जाएंगे। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे और सेंटर में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। इसको भी थोड़ा याद रखना। तो पहले खिड़कियां बंद करेंगे। ऑप्शन ए सही है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम था? कूलाम्ब का नियम था। इसको फिर से पढ़ते हैं। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उसकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम्ब का नियम। इसको याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदुओं के बीच को, उस बिंदु के बीच के विभवांतर को मापेंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मीन्स मापते हैं। इसको समझो ऐसे, जैसे मान लो ये एक लंबा वायर है, यहाँ से मैंने 10 वोल्ट करंट सप्लाई किया और यहाँ पे पड़ रहा है 8 वोल्ट। तो विभवांतर कितना का हो गया? विभव में जो अंतर आ रहा है मीन्स 8 और कितना का अंतर हो गया? 2 का अंतर 1, यही हुआ विभवांतर। तो आसान सा था, समझ गए होगा। आगे हमारा, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न है उसमें इलेक्ट्रॉन वाले को ढूंढो। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ये तो आसान सा प्रश्न है। चांदी। चांदी। ऑप्शन नंबर डी। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण है उच्च प्रागम्यता। उच्च प्रागम्यता मीन्स अति चालक का लक्षण क्या होगा? उच्च प्रागम्यता या फिर निम्न प्रतिरोध। प्रतिरोध का जिक्र नहीं किया गया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आपका निम्न प्रतिरोध ये भी हो सकता था, या शून्य प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? मतलब इसमें से 3 क्या है? अर्धचालक है और एक अर्धचालक नहीं है। तो आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है, पर ये सब याद करो, जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक है। जेरेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। आंसर यहाँ पे डी बनता, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पदार्थ में क्या होता है? समझो, लोहे का एक छड़ है, उसमें हमने क्या किया? करंट पास किया, करंट पास हो जाएगा आसानी से। लेकिन सिलिकॉन में क्या होता है? वैसे करंट पास करो नहीं जाएगा।
लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तब इससे होकर करंट पास करेगा। तो अर्धचालक का यही गुण होता है। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब विद्युत प्रतिरोध का बात हो, जब हम तार को गर्म करते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। मीन्स उसका जो अवांछनीय पदार्थ रुकावट जो होता है वो बढ़ जाता है, और चालकता क्या होगा, घट जाएगा। जब ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगा। समझो, पहले सब आंसर देख लो। विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अब समझो प्रतिरोध होता क्या है। जैसे कि मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है ना। प्रतिरोध जो मीन्स चोर उचक्का गुंडा ऐसा समझ लो, ये प्रतिरोध है, ठीक है ना, प्रतिरोध है। आपको इधर से जाना है, चालकता को इधर से जाना है, तो प्रतिरोध जितना बढ़ेगा चालकता को जाने में क्या होगा, उतना दिक्कत होगा। तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घट जाएगा, राइट। अब इसको और समझो। प्रतिरोध मीन्स ये गुंडा वाली घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब रास्ते को अगर हम चौड़ा कर दें तो उसको भागने में तो आसानी होगा चालकता को, मतलब तार का मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगा, कम हो जाएगा। रिपीट करता हूँ इसको फिर से। तार का मोटाई अगर हम बढ़ा देंगे तो चालकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब हम तार की लंबाई को बढ़ा दें तब प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको याद रखना। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होता है। अगर पूछे सबसे निम्न किसका होता है, तब चांदी का, इसीलिए वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है, एम्पियर। एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे क्या होगा, समान विभव होगा, समान विभव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को मतलब डीसी करंट को एसी करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर का। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न को फिर से देखो। अगर समान विभवांतर होगा, विभवांतर अगर शून्य हो जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करते हैं। विभवांतर अगर समान होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। आगे प्रश्न है हमारा, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, जब लोग अर्थिंग कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चला जाएगा। यदि लघु पतन हो जाए मीन्स अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धारा भूमि में, मिट्टी में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर ये भी कर सकते थे, विद्युत परिपथ को मजबूत बनाने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरण का अर्थ का उपयोग होता है, मीन्स अर्थिंग का उपयोग क्यों होता है, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, असीमित, असीमित, कोई फिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है। एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, शून्य, शून्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, 1 मिनट, 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो धारा प्रवाह कितना होगा, बड़े होगे, वोल्ट बाय वो प्रतिरोध होता है, तो 110/440 कर लो, काटोगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर में जो बल्ब या पंखा या वायरिंग जो होता है मेनली, वो किस श्रेणी में लगा होता है, वो होता है समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में। श्रेणी क्रम से मतलब ये होता है कि एक स्विच दबाओगे तो सारे घर का लाइट जल जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, लेकिन समानांतर में क्या होगा कि हर बल्ब या हर पंखे का अलग अलग स्विच होगा। तो घर में क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था, ओम का नियम, ओम का नियम। फिर से रिपीट करते हैं। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी मतलब हो गया मोटापा उसको कम कर दिया गया, तार का मोटाई क्या हो गया, कम हो गया।
तो उसका प्रतिरोध पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि तार का मोटाई कम करेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो फिक्स ही है, पर अगर आधा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालकता कम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। समझ गया ना, मीन्स तार का त्रिज्या कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो वो तो प्रतिरोध को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, प्रतिरोध को डिफाइन करता है। 1 मिनट, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं फिर से। ओम का नियम मीन्स प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वोल्ट बट्टे धारा, तो धारा और वोल्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध, ठीक ना, मीन्स ओम बराबर प्रतिरोध, एक अभी फार्मूला क्वेश्चन बनाए थे ऐसे करके, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो धारा और वोल्ट दोनों को दिखाता है या परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी गई, अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखो लंबाई बढ़ गया है तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, पर कैसा बढ़ेगा, दोगुना रहेगा, दोगुना। ऑप्शन नंबर ए। जैसे मतलब पहले L था या फिर पहले X था तो अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2X, जितना लंबाई करेगा उतना से मल्टीपल हो जाएगा वो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में मीन्स बैटरी जो होता है उसमें क्या मेनली रहता है, उसमें रहता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ सुमेलित करना है, शुष्क सेल से संबंध में कौन सा कथन मतलब सुमेलित करना है आपको। ऋण इलेक्ट्रॉन जिंक का बर्तन को बनाया जाता है, धन इलेक्ट्रॉन ये होता है कार्बन का बर्तन, धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का बर्तन, ऋण इलेक्ट्रॉन जिंक का बर्तन। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ये होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। बी ध्रुवक ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। फिर से रिपीट कर लेते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन का क्षर धन इलेक्ट्रोड दिखाता है, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, और बी ध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, एक कारी बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल क्या होता है, देखो सेल मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। ऐसा सेल जिसका हम मीन्स यूज करके फेंक देते हैं, दोबारा रिचार्ज नहीं करते हैं, ठीक ना, वो क्या होता है आपका प्राथमिक सेल। और ऐसा सेल जिसको हम चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी हुआ या फिर घर में बैटरा एक बड़ा सा यूज होता है, हालांकि बैटरा कोई वर्ड ही नहीं है, बैटरी होता है वो, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक ना, जैसे गाड़ी का बैटरी होता है तो वो रिचार्ज होता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। तो शुष्क सेल है क्या होता है, वो प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। आगे प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या इसी को यसद लेपन कहा जाता है, जिससे जंग रोकने से बचाया जा सके। विद्युत अपघटन की त्रिज्या में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है, यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम, ओम का नियम। जो रिपीटेड प्रश्न था, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, ये संबंधित है विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है, जिसका गलनांक कम होता है, टंगस्टन का गलनांक कम होता है, टंगस्टन का गलनांक तो सर्वाधिक होता है इसलिए उसका हम फ्यूज तार में प्रयोग करते हैं। जिंक और फिर कांसा को मिला के उसका बनाया जाता है फ्यूज तार, उसका गलनांक काफ़ी कम होता है ताकि उच्च जो धारा प्रवाह होगा तो वो गल जाएगा। एक फ्यूज की तार को
इन लक्षणों से पहचान करते हैं। मीन्स फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए, तो उसका प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जस्ट इसके अपोजिट जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। टंगस्टन का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। बिजली सफाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही है, मीन्स फ्यूज के लिए इसमें से कौन सा कथन आपका सही बता रहा है। तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग हम क्यों करते हैं, ताकि एक तो सामान को खराब होने से बचाने के लिए, अधिक करंट आया तो उसका प्रतिपथ मीन्स क्या हो जाएगा, परिपथ कट जाएगा। तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, मतलब गर्म होकर वो क्या होता है, गल जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। फ्यूज तार जो होता है वो किसका बनाया गया होता है, वो एक मिश्र धातु कहते हैं, टीन और लेड का होता है। टीन और लेड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, टीन और लेड का। ऑप्शन नंबर डी, इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किसका बना होता है, टीन और लेड का। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग में किए गए कौन सा गुण समूह आवश्यक है, तो ये भी अभी कुछ देर पहले पढ़े हुए थे। उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए और तार क्या होना चाहिए, काफ़ी पतला होना चाहिए ताकि वो आसानी से गल सके। ऑप्शन है सी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, ये फिलामेंट है, ये होता है टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन का बना हुआ। ऑप्शन डी सही है। बल्ब को तोड़ने पर मीन्स बल्ब को अगर हम फोड़ दें वैसे ही तो बहुत तेज आवाज़ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बल्ब के अंदर पता है कि अक्रिय गैस होता है और जो भी बाहर का गैस होता है वो तेज़ी से उसमें जाने का कोशिश करता है, इसीलिए आवाज़ होता है। तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। देखो इस एक्सरसाइज में 95 प्रश्न है, ठीक ना, तो एक वीडियो हमको और बनाना ही पड़ेगा, तो इससे आगे के प्रश्न हम उस वीडियो में कवर करेंगे। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।